बारिश में अमीर और गरीब ससुराल। रात के करीबन 2 बजे बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। नमिता और उसकी बेटी निधि जो कि 7 साल की थी, उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनका घर कच्चा था, जिस वजह से घर की छत टपक रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में पानी घुस जाता है। तभी नमिता अपनी छोटी बहन दिव्या को फोन करती है, जो कि एक अमीर घर से थी, और इस बारे में बताती है। दिव्या, मैं जानती हूँ कि इस समय फोन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुझे, लेकिन क्या करूँ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। हम गरीबों को रात में चैन से सोने की भी इजाजत नहीं होती। दरअसल तेज बारिश होने के कारण मेरा घर टपक रहा है और आधे से ज्यादा घर में पानी भर चुका है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर तू मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देती तो बहन, बहुत एहसान हो जाता तेरा मुझ पर और मेरी बेटी पर। दीदी, आप भी ना हर जगह भिखारियों की तरह कटोरा लेकर मांगना शुरू कर देती हो। आपको पता है ना, रात के 2 बज रहे हैं और मेरा पूरा ससुराल सो रहा है, क्योंकि हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए रात को हमें चैन से सोना होता है। आप लोगों का क्या, मुंह उठाकर यहाँ वहाँ कुछ मांग लेते हैं। किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से हमारी नींद खराब मत करो। आपके घर में अगर पानी भरा है तो इसमें मैं क्या करूं? दिव्या, भूल गई क्या, मैं तेरी सगी बहन हूँ। एक साथ हम दोनों ने अपना बचपन बिताया है और आज तो अपनी बड़ी बहन से इस तरह से बात कर रही है। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ना, और लोग अपनों से मदद नहीं मांगते तो किससे मांगते हैं? आज अगर इस समय तू मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं किससे उम्मीद रखूं कि वह मेरी मदद करेगा? देखो, अपनी बहन बहन बोलकर ना मेरी बेइज्जती तो मत करो और आइंदा मुझे फोन मत करना। आपको पता है, आपकी वजह से ना मेरी बहुत बेइज्जती हो सकती है। मेरे ससुराल में जब इनको पता चलेगा कि मेरी बहन इतनी गरीब है तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे झूठ बोला है कि मेरी बहन भी एक अमीर फैमिली में है, लेकिन उन्हें क्या पता मेरी बहन का ससुराल तो इतना गरीब है, क्योंकि वे प्यार में अंधी हो चुकी थी। चल कोई बात नहीं, शायद मेरी गलती है कि मैंने तुझे फोन किया। गलती मेरी है कि मैंने तुझसे उम्मीद लगा ली कि तू मेरी मदद करेगी, बाकी मुझे माफ करना। दिव्या भी फोन काट देती है। अमिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। किसी तरह से दोनों माँ बेटी टूटी फूटी खाट के ऊपर बैठ जाती है। नमिता जो कि विधवा थी, उसे अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण करना था। इसी तरह से दोनों माँ बेटी रात काट लेती हैं। अगली सुबह नमिता एक कमरा किराए पर ले लेती है। बेचारी नमिता को ही सब कुछ देखना था। अपनी माँ को इस तरह परेशान होता देखकर निधि बोलती है, माँ, आप परेशान मत हो। जब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी ना, उस दिन हम दोनों के लिए एक बड़ा सा घर लूंगी, और जब बारिश आएगी ना, तब हमारा घर भी नहीं टपकेगा और हमें किसी से रहने के लिए उनका घर भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ मेरी बच्ची, तू जल्दी से बड़ी हो जा, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर। नमिता मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी निधि को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है। वहीं नमिता की छोटी बहन दिव्या की बेटी काव्या भी पढ़ने जाया करती थी, लेकिन निधि हमेशा अच्छे नंबर लाया करती थी, जिस वजह से निधि और उसकी माँ की बहुत तारीफ हुआ करती थी। ऐसे ही देखते देखते अब 17 साल बीत जाते हैं। निधि भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। ऐसे ही रात के 2 बजे तक निधि पढ़ रही थी। अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और अब किराए का मकान भी पुराना होने की वजह से टपकने लग रहा था। निधि को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तभी वहाँ नमिता आती है और बोलती है, माफ करना बेटी, मैं खुद को एक अच्छी माँ नहीं बना पाई। हमेशा से अपनी बेटी को गरीबी में ही रखा, और आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, फिर भी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। माँ, आपने जो मेरे लिए किया है ना, वे शायद कोई भगवान भी ना कर पाए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा वक्त बदल जाएगा। भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द तेरे सपने पूरे हो। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या अपनी बेटी काव्या से हमेशा परेशान थी। रात 2 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातचीत किया करती थी। जब दिव्या की नजर अपनी बेटी पर जाती है तो वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए तुझे।
अरे जरा उस गरीब निधि से सीख। इतनी गरीबी होने के बाद भी वे दिन रात पढ़ाई करती है, बड़े बड़े सपने देखती है। और एक तू है, रात के समय में बॉयफ्रेंड के साथ सपने देखती है। अभी वे निधि इस समय पढ़ाई कर रही होगी क्योंकि उसे ऑफिसर बनना है। और एक तू न जाने क्या सोचती है अपने फ्यूचर को लेकर। माँ, मुझे अपने फ्यूचर को लेकर ना कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियाँ है। फालतू में पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। सही बात है तो तू मेरी बेटी, घमंड जाएगा कहाँ तेरा। तुझे पता है अगर वे निधि ऑफिसर बन गई ना तो सब लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वे गरीब होने के बाद भी टपकती हुई छत के नीचे गुजारा करके एक ऑफिसर बन गई। वे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कभी। सिंपल सी चीज है, एक काम करो, निधि को और उसकी माँ को यहाँ बुला लो, यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद मैं अपने रंग में रंग दूंगी। कहते हैं संगति अच्छे अच्छे को बिगाड़ देती है, फिर वो क्या चीज है। और वह जब मेरी तरह बन जाएगी तो ऑफिसर कभी नहीं बन पाएगी। दिव्या अपनी बहन नमिता को फोन करके अपने घर में रहने के लिए बुलाती है, जिसके बाद नमिता दिव्या को बोलती है, दिव्या, तूने मेरे लिए बस इतना ही सोच लिया, यही बहुत है। बाकी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब इतना सब कुछ हमने ले ही लिया अपने जीवन में तो कुछ दिन की और बात है। मेरी बेटी मेरा बेटा है, वे मेरा कंधा है। और जब मेरे पास मेरी जैसी बेटी है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है मुझे। बाकी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने हमारे बारे में इतना सोचा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब निधि ऑफिसर बनने का अगला कदम रखती है। एग्जाम देने के बाद निधि का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है और अब वो अपने सपने को पूरा कर लेती है। निधि का सपना पूरा होता देख नमिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी से दोनों माँ बेटी झूम उठती हैं। निधि सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सा घर लेती है और अपनी माँ के सारे सपने पूरे करती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या को खुद की परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये कहानी रामपुर नाम के एक गांव की है, जहां सभी गांव वाले एक साथ रहा करते थे। पर जब भी बारिश हुआ करती तो उस गांव में एक लंबी सी चुड़ैल आ जाती और चुड़ैल को देख कुछ गांव वाले छिपकर अपने घर में बैठ जाते तो कुछ लोग खुश हो जाया करते। ऐसे ही एक दिन आधी रात को तेज बारिश होती है। सुमित्रा, फिर से बारिश होने लगी, जल्दी से घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दे और बाबा ने जो राख दिया है उसे घर के चारों तरफ छिड़क दे। ये सब तुम्हारे कर्म हैं जो मुझे भी भुगतने पड़ रहे हैं। अरे क्या कसूर था उस लड़की का जो तुम लोगों ने मिलकर उसकी जान ले ली और फिर चुड़ैल बनकर अपनी मौत का बदला तुम सबसे ले रही है। अरे भाग्यवान, दोष देना बंद करो। मैं थोड़ी ना जानता था कि वो लड़की मर जाएगी और मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाएगी। सारी गलती तो उसके ससुराल वालों की है। सारी गलती तो उसके ससुराल वालों की है, पर सजा तो हम गांव वाले भुगत रहे हैं ना। वे भी इसलिए क्योंकि तुम गांव वालों ने उनके ससुराल वालों का साथ दिया था। वे लोग तो आराम से अपने घर में बैठे हैं। आखिर उन्होंने पैसे फूंक कर अपना घर जो बनवा लिया। अब उस घर में कोई भी भूत चुड़ैल नहीं जा सकता, इसलिए वे चुड़ैल हमें मारती है। इतना बोलकर सुमित्रा बाबा की दी हुई राख अपने घर में छिड़कने ही वाली होती है कि तभी वो लंबी चुड़ैल अपने लंबे हाथ करके सुमित्रा के पति को बाहर निकाल देती है और उसे हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद उस आदमी की लाश कहाँ जाकर गिरती है किसी भी गांव वालों को नहीं पता चलता और चुड़ैल हंसती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से बारिश होती है और वो चुड़ैल फिर से वापस आती है। मैं आ चुकी हूँ। जो कोई भी मेरी मौत में शामिल था मैं उन सबको मार डालूंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर तुम सब कब तक मुझसे बचते हो। इतना बोलकर एक बार फिर चुड़ैल एक घर की छत उखाड़ देती है और उसमें से दोनों पति पत्नी को निकालकर अपने पैरों तले रौंद देती है। इसी तरह हर बार चुड़ैल आती और किसी न किसी की जान लेकर चली जाती। ऐसे ही एक दिन फिर से बारिश में चुड़ैल आती है और जब वो सपना के पति पर हाथ डालती है तो सपना उसके सामने अपने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उससे अपने पति की जान की भीख मांगती है। नहीं काजल, मेरे पति को छोड़ दो। मैं जानती हूँ मेरा पति भी शामिल था, पर वे तुम्हें मारना नहीं चाहता। इनकी मजबूरी थी क्योंकि हम गरीब हैं। अगर मेरा पति तुम्हारे ससुराल वालों का साथ नहीं देता तो वे लोग इन्हें मार देते। तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, क्या तुम मुझसे मेरा सुहाग छीन लोगी?
तू मुझे अपनी दोस्त कहती है, तो तूने अपने पति से कहकर मेरी जान क्यों नहीं बचवाई? और अगर तू सच में कहती है कि मैं तेरे पति को छोड़ दूं, तो तू कुछ भी कर और मेरे ससुराल वालों को उस घर से बाहर निकाल, ताकि मैं उन सबको अपने हाथों से मार सकूं। मैं भी उन्हें ठीक उसी तरह मौत देना चाहती हूँ जो आज से 5 साल पहले उन लोगों ने मुझे दी थी। तू जानना चाहती है तेरी दोस्त की मौत कितनी बेदर्दी से हुई थी? अरे कलमुही, मेरे बेटे का एहसान मान, उसने तुझसे शादी कर ली, पर तू मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। खम्बे जैसी घर में घूमती रहती है, तेरी वजह से पूरा गांव मुझ पर हंसता है। माँ जी, अगर मैं खम्बे जैसी लंबी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी अंकुश मुझसे प्यार करता था, इसलिए उसने मुझसे शादी की। काजल की ये बात सुनकर काजल की सास को बहुत गुस्सा आता है। जब भी काजल की सास या काजल की ननद बाहर जाते, गांव के कुछ लोग उसका मजाक बनाते। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ काजल की सास काजल पर अत्याचार करने लगती है और एक दिन वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी बहू को मारने की साजिश रचती है। मेरा बेटा कुछ सालों के लिए विदेश गया है। मैं सोच रही हूँ कि आज इस कलमुही का काम ही खत्म कर देती हूँ। तेज बारिश भी हो रही है, भगवान भी मेरे साथ है। बस तुम सबको झूठ बोलकर उस गन्ने जैसी लंबोदरी को खेत में बुलाना होगा, ताकि मैं उसे पानी में डुबा डुबा कर मार सकूं। ये तो गलत है। आप सिर्फ उस बेचारी को इसलिए मारना चाहती हैं क्योंकि वो बहुत लंबी है और आप उसे पसंद नहीं करती। ये तो गलत है। हाँ, तू मुझे सिखाएगा क्या सही क्या है गलत क्या है? भूल मत, तू मेरे पास काम करता है और मेरी वजह से तेरे घर में चूल्हा जलता है। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुझे और तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। तुझे कुछ नहीं करना। वे कलमुही बस तेरी बात बहुत मानती है, क्योंकि तेरी बीवी उसकी सहेली है। इसलिए तू उससे झूठ बोल कि तेरी बीवी ने उसे बुलाया है और उसे अपने खेत पर लेकर आ। बाकी का काम मैं और मेरी बेटी और मेरे आदमी कर लेंगे। सपना का पति न चाहते हुए भी काजल की सास की बात मान जाता है और उसे झूठ बोलकर खेत में ले जाता है। काफी तेज बारिश हो रही थी, खेत में पानी भर चुका था और काजल की सास काजल को पानी में धक्का दे देती है और तभी आसमान से बिजली टूटकर पानी में गिरती है और पल भर में ही काजल की मौत हो जाती है। अब तो ही बता कैसे ना मारूं मैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से मार दिया। आखिर मेरा क्या ही दोष था? यही कि मैं गांव में सबसे लंबी थी। अगर मैं लंबी थी तो इसमें मेरा क्या दोष था? काजल, सच में तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर मैं तेरी मौत का बदला लूंगी। मैं तेरे ससुराल वालों को यहाँ घसीट कर लाऊंगी, तो उनसे अपनी मौत का बदला ले लेना। बस मेरे पति को छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे विनती करती हूँ, मेरे पति को छोड़ दे। सपना चुड़ैल से वादा करती है कि वो उसकी मौत का बदला लेने में उसकी मदद करेगी, इसलिए चुड़ैल उसके पति को छोड़ देती है। अब सपना अगले दिन झूठ बोलकर उसकी सास और ननद को खेत में ले जाती है और तभी तेज बारिश होती है और चुड़ैल वहां आ जाती है। आखिर वह दिन ही आ गया जब मैं तुझे उसी तरह से मारूंगी जैसे तूने मुझे मारा था। आज देखती हूँ तू कैसे बचती है मुझसे। सपना की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझसे झूठ कहा कि मेरा बेटा विदेश से लौट आया है और वह खेत में अधमरी हालत में है। तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं तुझे और तेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। और जो तूने किया वो सही था। तूने भी मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा किया और इसमें मेरे पति को फंसाया। तेरी यही सजा है, तुझे मिलनी चाहिए। सासू माँ, अब आपके दिन पूरे हुए। उल्टी गिनती गिन लो, क्योंकि आसमान से बिजली गिरने वाली है। खेत में भी पानी भर चुका है। अब अपनी बेटी के साथ इसी पानी में डूब कर मर जाओ, जैसे तुमने मुझे मारा था। इतना बोलकर चुड़ैल ठीक उसी तरह से अपनी सास और ननद को मारती है जैसे उन्होंने उसको मारा था। बदला पूरा होने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।